फटाफट से एक बार सारे 11 के 11 रिएक्शन रिवाइज कर लो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन था, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आपको लिखना है खुद से नोटबुक बंद करके, ठीक है। उसके बाद तो फिटिंग रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है? सेम वुड्स रिएक्शन मैंने ट्राई किया। हुई है चलो तो मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार आपको फटाफट से, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें रिएजेंट क्या था मेरे पास एल्काइल हैलाइड आरएक्स। रिएजेंट यूज किया हम लोगों ने, रिएजेंट मेरे पास क्या था सोडियम और ड्राई। प्रोडक्ट मेरा बनता था सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। अगर मेरे दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग होंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट बनते थे 3, ठीक। फ्री रेडिकल में अपने पास ये वुड्स रिएक्शन था, 2 मैकेनिज्म से हो सकता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से या फिर आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड रिएक्शन लोगों ने पढ़ा फिटिंग रिएक्शन, जहां पे एल्काइल हैलाइड की जगह क्या यूज कर रहे थे, एराइल हैलाइड यूज कर रहे थे, ठीक है। अब जो थर्ड रिएक्शन पढ़ा हम लोगों ने वो क्या पढ़ा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जहां पे एल्काइल हैलाइड भी होता था और एराइल हैलाइड भी होता था, दोनों प्रेजेंट होते थे, ठीक। फोर्थ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा फ्रैंकलिन रिएक्शन, जहां पर रिएजेंट जो मेरे पास रिएक्टेंट होता था वो एल्काइल हैलाइड, हम लोग क्या करते थे सोडियम की जगह वहां पर जिंक को यूज करते थे, प्रोडक्ट मेरा सिमेट्रिकल एल्केन। फिर फिफ्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ा उल्मान रिएक्शन, वहां पर हम लोग क्या करते थे एराइल हैलाइड जो कि जनरली आयोडाइड के लिए यूज किया जाता है, और रिएजेंट क्या लेते थे कॉपर, प्रोडक्ट बनते थे मेरे बाइफिनाइल्स, ठीक है। फिर ये फिफ्थ रिएक्शन खत्म हो गया। सिक्स्थ रिएक्शन पे कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है ना। कोरेहाउस सिंथेसिस के अंदर क्या होता था, हम लोग गिलमान रिएजेंट का यूज करते थे, जहां पे एल्काइल हैलाइड आरएक्स रिएक्शन करता था किसके साथ, R2CuLi के साथ, जो कि मेरा गिलमान रिएजेंट है, प्रोडक्ट बनता था R। ये बेस्ट मेथड होता है फॉर असिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेवंथ रिएक्शन पढ़ा जो कि क्या था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH को हम लोग सोडा लाइम NaOH और CaO की प्रेजेंस में हीट करते हैं, उससे क्या होता है RH एल्केन बन जाता है और साथ में CO2 गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यहाँ पर मुझे एक चीज ये पता है, अगर अल्फा कार्बन पे -M ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सिर्फ हीटिंग से भी क्या हो जाएगा, CO2 मेरी बाहर निकल सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है ना। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के अंदर क्या हुआ कि मेरे पास सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते थे, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, जिसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता था, मुझे सिमेट्रिकल एल्केन मिलता था। कहां पर, कैथोड पे, एनोड पर NaOH निकल रही थी, इसकी वजह से टाइम के साथ उसका pH क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम लोग आए क्लीमेंशन और वुल्फ-फ्रिशनर रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। अपने पास जो क्लीमेंशन रिडक्शन था उसमें तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, RMgH यूज करे थे और कोई भी एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, HA एसिड, ठीक है। तो वहां से क्या करते थे, हाइड्रोजन जाके R के साथ कंबाइन करता था और जो A- है वो Mg के साथ कंबाइन करता था। वहां पर हमने ज़ेवेंटोव मेथड पढ़ा था, जिससे ये पता चलता है कि अगर एसिड के अंदर कोई भी आपको कंपाउंड गिवन है उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो बराबर होंगे मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड और मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस, वो दोनों के मोल्स बराबर होंगे, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड एसिड यूज करे थे। अब वहां पर मुझे पता है कंसंट्रेटेड एसिड है तो मेरे पास मॉलिक्यूल के अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अगर वहां पर कोई आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो साइड रिएक्शन होते थे, ठीक है। जैसे OH लगा हुआ तो उसके जगह Cl लग जाएगा, ठीक है ना, साइड लगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 लगा हुआ है तो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन या एल्काइन है तो क्या हो जाएगा मेरे पास एडिशन ऑफ HCl हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
अगर आपके पास वुल्फ फ्रिक्शनल रिडक्शन आप यूज कर रहे हो तो वो बेसिक मीडियम में होता है जिसमें हाइड्रोजन NH2 और बेसिक मीडियम OH माइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पर कोई भी मेरा एसिड बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि हेलोजन और NR3+। नहीं तो क्या होता है, साइड रिएक्शन में एलिमिनेशन हो जाता है, वो हट जाएंगे और वहां पर क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा, रिडक्शन, जहां पर हम लोगों ने देखा कि RH मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड, आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, एल्केन में कन्वर्ट कर दोगे। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कई तरीके के हम लोगों ने पढ़े। एक था कैटालिटिकल रिडक्शन, जहां पर हाइड्रोजन के साथ निकल या पैलेडियम लिया जाता है, ठीक है। दूसरा मेटल हैलाइड्स पढ़ा, जहां पर हम लोग आपके पास LaH था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SbH था, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है ना, अपने पास था TH3SNH, वहां पर TPTH प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद रेड फास्फोरस और HI जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसको रिड्यूस करके क्या बना देंगे, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में आपके पास था मेटल और उसके साथ कोई एसिड प्रेजेंट है तो, ठीक है। ये चीजें थी। अब आप लिखो ये रिएक्शन फटाफट है, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। कल वाले रिएक्शन लिखते जाएंगे, है ना, कलेक्शन तीसरे, कोई बात नहीं। जो से पहले हमने रिएक्शन पढ़े थे ना, वो लिखना है अभी तक जितने याद है, क्योंकि 11 तरीके हम लोगों ने पढ़े मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के, ठीक है। तो 11 के 11 मेथड लिखने हैं आपको बिना देखे, वुड्स रिएक्शन से शुरू करके लास्ट तक। जैसे मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया, वैसे ही आपको भी सारे रिएक्शन याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक में आपको ये भी याद करवा दूंगा, अगर डेली भी याद करते रहोगे ना साथ साथ में, तो ऑर्गेनिक यहाँ खत्म होगी, आपकी वैसे भी खत्म हो जाएगी। आपको याद करवा दूंगा वहाँ पे, डेली 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 लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। लिखते जाओ, करते जाओ, रिएक्शन के जैसे लिखते जा रहे हैं, सैनिटाइजर जैसे ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, वैसे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों टाइम लगा कर। देख के करिए, देख के करिए। ठीक है, संडे का टेस्ट है, कोई बहाना नहीं है, GOC का और एल्केन्स। हाँ, एल्केन्स जहाँ से शुरू किया ना हम लोगों ने ये, और ऑर्गेनिक जब से शुरू हुई ना अपनी, GOC का पार्ट हो गया और एल्केन्स के रिएक्शन, एल्केन खत्म कर दूंगा मैं आज और कल में, ठीक है। तो फिर संडे का टेस्ट उसका, यहाँ तक रिएक्शन मेथड प्रिपरेशन तो याद हो ही गए। इसके बाद कॉमन रिएक्शन से 5-6 बस वो ऐसे याद करें। फिर कल क्लास के बाद टेस्ट लेंगे। आज क्या है, फ्राइडे ना, तो आज कल में खत्म हो जाएगा। हाँ, सैटरडे वाले भी देंगे। तो वुड्स के बाद कौन सी रिएक्शन थी, नाम क्या है उसका? फिटिंग। फटाफट लिखो, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन शुरू करेंगे।
फटाफट। इसलिए मैं कहता हूँ घर पे ना एक बार लिख लिख के ट्राई किया करो। होता है कि जब तक लिख के नहीं पढ़ोगे ना तब तक चीज़ें नहीं याद रहती। जब लिखोगे तो पता चल जाता है मेरे को क्या चीज़ याद है क्या नहीं है। ओके इंट्रोड्यूसिंग एजेंट्स के नाम पे लिखे और यहाँ पर एक डिमेंशन रिडक्शन है और ये कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे हमने 5-6 उनके नाम। बाकी चीज़ें ठीक है ठीक है। एक छोड़ देगी ग्रीन हार्ट डिजीज वाला छोड़ दे चल ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स टू कंबाइन है ठीक है एक साथ में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम जो हमने पढ़े थे LAH SBH तो सब में कैटालिटिक रिडक्शन होता है 11 रिएक्शन थी। तुम 2 बार लिख दिया होगा। ये दोनों में 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना। अच्छा वो वैसे में है ठीक है 3 R2 डैश R2 है वो। हाँ और यहाँ पे C के साथ है R डैश लाइन के साथ है X R बनता है H2 वही बनता है H2 बनता है NaOH बनता है ये मुझे याद नहीं कौन सी इसमें क्या और होगा। यहाँ पे भी COH है सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो हम लोगों ने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था अपने पास कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन क्या बनता था कार्बोनाइन बनता था ठीक है। लेकिन लिखे नहीं सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स आते हैं वो मैं तो पर कौन सी से सॉल्ट वाली थी इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा वो है ठीक है। NH2 उल्टे काम करती है ना ये है ये वाला रिडक्शन ये है वोल्फ्रेशनर रिडक्शन ये है। हाँ अच्छा वो केस नहीं होगा फिर हाँ तो मुझे फिर सही लिखा था मैंने पहले मैंने सब्जी लिखी वो तो था ये वाली क्या मैंने वाली है इसके साथ इलेक्ट्रोलिसिस होता है और आर बनते हैं H2NOH। हाँ तो साथ ही है ठीक है बाकी 4 का है याद नहीं आ रहा। अब याद करते जाना पड़ेगा ज़्यादा रात में ना ठीक है। अभी तुम देखो 3 दिन में अभी तक हमने 11 रिएक्शन पढ़े हैं डेली 3-4 का एवरेज है ठीक है ना और ऐसे ही चलता है आगे तक 3-4 डेली पढ़ो। वो डेली जाके घर पे रिवाइज कर लोगे और पुराने रिएक्शंस को रिवाइज करते रहोगे ना याद हो जाएगी ऑर्गेनिक साथ में। बाद में सोचोगे ना एक दिन बैठ के हम याद कर लेंगे पूरी नोटबुक याद नहीं होगी फिर। यहाँ पर वोल्फ्रेशनर की तरह अपने फिटिंग की तरह रिएक्शन बनते हैं ठीक है। RR बनता है RZ में बनता है ठीक है। यहाँ पर Na आएगा सॉल्ट्स हैं वो ठीक है। इसका बस एक चीज़ का दिक्कत थी बाकी रिएक्शन याद करने में मुझे कल जाकर नहीं पड़ा तुमने अगर बगल में शादी थी ना तो उसका शोर बहुत था फिर क्या हो गया उसमें शोर बहुत अगर बोर्ड का पेपर चल रहा होगा और बगल में बारात निकल रही होगी फिर क्या करेगा
पेपर छोड़ देगा मैं कोशिश तो करूँगा इससे। बस फिर रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी लिख के आ रहा है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है लिख लिया। एच ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो आर एच में लेता था प्लस एम जी एच हम कर रहे थे ना, एच इसके पास ले जाके लगा देंगे उसको, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट अपने पास ही आ गया, बाकी अपने पास करते थे कैल्शियम रिडक्शन के लिए H2 निकल या फिर पैलेडियम यूज कर लेते थे, ठीक है। और अपने पास मेटल हाइड्राइड की जब बात आएगी जहाँ से H माइनस आएगा वो होगा LH SBH, ठीक है। TPTH ये है THSBH, ठीक है। अब हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। ये 11 तरीके थे जिससे हम लोग एल्केन्स बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आते हैं, तो जब रिवाइज करोगे तो अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब से हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पर ये चीजें देखी थी हम लोगों ने कि इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। और वहां पर CO2 एलिमिनेट होगी, काम नहीं होगी, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना जो कि संडे के टेस्ट में पूछी जाएगी। अब आगे लिखो, हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। हाँ भाई, जीओसी में मैंने बताया था एल्केन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन से मैकेनिज्म से, एक तो फ्री रेडिकल था। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो लोग शो करते हैं, कौन कौन से, एरोमेटिक या तो बेंजीन हो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो लोग शो करते हैं, ठीक है ना, या तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या फिर एल्केन्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एल्केन्स कौन से मैकेनिज्म से करते थे और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से मैकेनिज्म से करते थे। एल्केन्स मेरे पास किसे करते थे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते थे, ठीक है। चलो फिर लिखना शुरू करो। एल्केन्स आर very less reactive, alkanes are very less reactive, they show electrophilic substitution reaction, by फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब नीचे लिखो पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ HALOGENATION, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। लिखो इसके अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन is known as halogenation, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम लोग बात करें मोनो हेलोजिनेशन की। देखो ध्यान से देखते जाना क्या चीज है इसके अंदर। मैं आपको अभी नोटबुक में कुछ मत लिखना, भी पहले समझना, ठीक है। मैकेनिज्म से लेकर आगे तक की पहले से समझाऊंगा आपको, उसके बाद लिखना है। मोनो हेलोजिनेशन मतलब, मोनो मतलब एक, हेलोजिनेशन मतलब एक हेलोजन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा मेरा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर CH3 है,
ठीक है। अब क्या होगा, आपके एल्केन्स रिएक्शन शो करेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने 11 रिएक्शन पढ़े, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, एल्केन्स को बना रहे थे, ठीक है ना। फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा था, सिमेट्रिकल हो असिमेट्रिकल हो, जैसा भी हो, एल्केन बन रहा था। यो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है। अब आगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन्स के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने ये एल्केन लिया जो कि इथेन है, इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ और HNO के, आप समझते हो क्या है, एनर्जी है ये, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हम लोगों ने, एनर्जी क्या होती है, फोटोन की, HNO की होती है। इससे ही आएगा तो इसके ऊपर टकराएगा, इससे क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, बॉन्ड्स टूटेंगे, इससे उसको एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, मोनो हैलोजनेशन, मतलब एक हैलोजन हटकर एक क्लोरीन लग जाएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और एक Cl। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन था, Cl2 था, एक क्लोरीन यहाँ निकल गया, एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बाहर आया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। जब क्लोरीन यूज कर रहा हूं तो इस रिएक्शन को बोलूंगा क्लोरीनेशन, ठीक है। ब्रोमीन यूज करूंगा तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन यूज करूंगा तो फ्लोरिनेशन, आयोडीन यूज करूंगा तो आयोडीनेशन। आगे बात समझ। तो ये चीज मेरे पास और भी तरीके होते हैं जब आप इसको सेम इसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर SO2Cl2 भी ले सकते हो विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आपने SO2Cl2 लिया हुआ है तब इस रिएक्शन को बोलते हैं रीड्स रिएक्शन। जब सिंपल क्लोरीन ले रखा है तब तो क्या हो गया मेरा, क्लोरीनेशन, ठीक है ना। हमने सिर्फ क्लोरीन लिया हुआ तो क्या हो गया मेरे पास, क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर SO2Cl2 लिया हुआ है और HNO के साथ, तो इसको रिएक्शन क्या बोलेंगे, रीड्स रिएक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। मुझे पता है हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन भी होती है, जो कि फ्लोरिनेशन होगा जब यहां पर लूंगा तो मैं, क्लोरीन भी होती है, ब्रोमीन भी होती है, और आपके पास क्या होती है, आयोडीन भी होती है, ठीक है। जो अगर आप फ्लोरिनेशन करवाते हो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन की तरह, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरिनेशन, इसलिए लैब के अंदर फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं ना ही करें। और जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो I2 के साथ, तब वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो कोशिश करते हैं फ्लोरीन के साथ आयोडीन के साथ नहीं कराते, तो जनरली आपको क्लोरिनेशन दिख रहा होगा या फिर क्या दिख रहा होगा, ब्रोमिनेशन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा आयोडीन होती है, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, तो उसको नहीं कराते। इसके साथ रिएक्शन कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का नाम तो आपको पहले पता है, एल्केन से तो कौन सा शो करेंगे मेरे पास, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेंगे, ठीक है। देखो अब मैकेनिज्म लिखते जाएंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक स्टेप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। कौन सा स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, आपके पास क्लोरीन है, ये है ना क्लोरीन Cl2, तो आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है, फोटोन आएगा सनलाइट से, जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर HNO टूट जाएगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। होमोलिटिकल क्लीवेज होगा, हमने पढ़ा था जब भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या आसपास में होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलिटिकल क्लीवेज हो जाता है, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन में ही टूट गया, Cl फ्री रेडिकल और एक और Cl फ्री रेडिकल के अंदर, बोले बात समझ में आ गई। फिर दूसरा स्टेप आता है जिसको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन स्टेप, मतलब पहले चेन शुरू हुई है, अब प्रोपागेट मतलब आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आगे पास ये एक एल्केन था CH3 CH2 और इसके साथ लगा हुआ ये हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके पास आएगा, क्योंकि वहां पर ये भी प्रेजेंट है ना, तो यहां से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके पास आया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर से सनलाइट की एनर्जी तो उसको मिल ही रही है, तो बॉन्ड टूटेगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा,
इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल और एक HCl मेरा बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल के साथ और भी होगा, ठीक है ना। समझ लो सेम चीज मेरे पास और मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो रही है। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास और क्लोरीन होगी, और क्लोरीन भी 2R होगा, और क्लोरीन 2 जिसके अंदर Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यहां पर मेरे पास एक तो ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ये Cl इस वाले फ्री रेडिकल के साथ क्या कर सकती है, कंबाइन कर सकती है। तो जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब अब चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो जो फ्री रेडिकल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं। जैसे ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, Cl डॉट एक और Cl डॉट के साथ कंबाइन करके Cl2 का फॉर्मेशन करेगी। एक ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ चला जाएगा, तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस Cl डॉट मेरे पास यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl। देखो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया यहाँ से। अब देखो प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, HCl बना जो कि यहां पर है, मेरे पास क्लोरीनेशन के साथ ही मिल गया CH3 CH2 Cl, और एक Cl2 क्लोरीन और बन रही है। मतलब क्लोरीन तो मेरे रिएजेंट ही थी, तो वापस इस क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, ये जो क्लोरीन वापस सनलाइट गिरेगी, ये वापस से टूटेगी, वापस आगे प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है ना। ये तो रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए प्रोडक्ट के अंदर नहीं लिखा जाता है इसको। आगे बात समझ में? तो 3 स्टेप में होती है। पहला क्या होता है, चेन इनिशिएशन, क्लोरीन्स को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना। दूसरा चेन प्रोपगेशन, जहां पर मेरे पास ये फ्री रेडिकल और आगे चेन को बढ़ा रहा है। लास्ट है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, जो जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वो अब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और चेन खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो ध्यान से सुनना, जो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है, लास्ट स्टेप है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का 0 होने का मतलब है ये अब बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेंगे जब तक सनलाइट नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर आपने रिएक्शन करवा के रोक दिया तो ये रिएक्शन ही रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा इसके पास सनलाइट की इतनी एनर्जी हो वापस से बॉन्ड टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको और एनर्जी दोगे तब वो तो टूट ही जाएंगे, बट बिना एनर्जी दिए हुए बॉन्ड अब नहीं टूटेंगे। इसलिए जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। वो अपने आप एक्टिवेट नहीं हो सकते, अपने आप रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लिखना शुरू करो। पहले हेडिंग डालो मोनोहेलोजिनेशन, रिएक्टिविटी तक लिखना, इस साइड का मैकेनिज्म अभी मत लिखना, मैं लिखाऊंगा आपको तभी लिखना। पहले रिएक्टिविटी लिख लो आईट्यूब तक। लिख लो फटाफट, रिएक्टिविटी तक लिखना, आगे मैकेनिज्म मत लिखना, मैकेनिज्म मैं लिखूंगा। लिख लो I2 के नीचे एक्सोथर्मिक एक्सप्लोसिव और I2 के नीचे स्लो रिएक्शन, ठीक है। आगे लिखो मैकेनिज्म ऑफ मोनोहेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ मोनोहेलोजिनेशन।
मैकेनिज्म ऑफ मोनोहैलोजिनेशन, I2 के नीचे लिख लेना एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सप्लोसिव, I2 के नीचे लिखना स्लो रिएक्शन। पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को क्यों प्रेफर करते हैं, फ्लोरीनेशन और हाइड्रोनेशन क्यों नहीं कराते, तो आपको पता होना चाहिए। लिखो मैकेनिज्म ऑफ मोनोहैलोजिनेशन, लिख के नीचे लिखो इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, इट अकर्स इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप लिखना चेन इनिशिएशन स्टेप, इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। फिर फर्स्ट स्टेप लिखना चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप लिखो। इन दिस स्टेप a neutral molecule convert in this step a neutral molecule convert in two TWO वाला है, in two free radicals, in two TWO, two free radicals, ठीक है ना, 2 फ्री रेडिकल। अब ये लिखो जो सामने रिएक्शन लिखा हुआ ClCl कन्वर्ट्स इनटू Cl डॉट Cl डॉट। घर जाके आज ही रिवाइज कर लोगे ना तो कुछ इजी रहेगा याद करना, ठीक है, बाद में फिर मुश्किल हो जाती है। अभी तो सुन के जाओगे तो आपको पता है कि को 3 मैकेनिज्म सुने थे आज हमने, तो रिवाइज करोगे तो तभी आपको याद हो जाएगा। लिखो सेकंड स्टेप chain propagation step, chain propagation step। लिखो in this step one free radical attack, in this step one free radical attack, in this step one free radical attack on neutral molecule to form new free radicals, new free radical। अब जो सामने लिखा हुआ है सेकंड स्टेप वो रिएक्शन लिख लो, नए फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, जैसे लिखा है ऐसे वैसे लिख लो। ठीक है, ठीक है, लिखो थर्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, और जो सामने लिखे हुए दोनों रिएक्शन लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, नोट बना के लिखना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ चेन टर्मिनेशन स्टेप इज 0, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ चेन टर्मिनेशन स्टेप इज 0। याद है सबने, ठीक है। अब देखो क्या है, जो हम लोगों ने पहले देखा मोनोहैलोजिनेशन, ठीक है, मोनोहैलोजिनेशन में क्या है, अगर मैं मीथेन ले लूं,
और इसका रिएक्शन कराऊं विद Cl2 और H तो क्या होगा? हैलोजिनेशन में होगा, एक हैलोजन को रिप्लेस करेगा, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। ये होता है मोनो हैलोजिनेशन, ठीक है? कब होगा ये आप खुद ही सोचना। एक चीज एक मैं लिखता हूं जो होती है पॉली हैलोजिनेशन। इसके अंदर क्या होगा? अगर आपका मीथेन गैस प्रेजेंट है, आपने इसका रिएक्शन करवाया विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, क्या बनेगा मेरे पास? CH3Cl प्लस HCl। मैं अगर इसका फिर से रिएक्शन करवाता हूं विद Cl2HNO, तो एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। मैं इसका रिएक्शन फिर करवाता हूं Cl2HNO से, तो फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा, क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। अगर मैं इसका रिएक्शन फिर करवाता हूं विद क्लोरीन और HNO, तो क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस, मतलब जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सारे क्या हो गए? बाहर निकल गए, ठीक है? तो आपको अगर ऐसा बोला जाए, भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं मोनो हैलोजन, अपना दिमाग लगा के सोचना पहले, अगर मैं मोनो हैलोजिनेशन करवाना चाहता हूं तो किस चीज को एक्सेस में लूंगा? ज्यादा किसको लूंगा? एल्केन को एक्सेस में लूंगा या क्लोरीन को एक्सेस में लूंगा? एल्केन को एक्सेस में लूंगा। ये एल्केन ज्यादा होगा, ये अपने पास जो हैलोजन है क्लोरीन वो कम होगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं आगे रिएक्शन के लिए, ठीक है ना? तो इस केस में क्या करते हैं, इसको हम लोग किस में लेते हैं? एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा मोल में लेते हैं। क्लोरीन कम होती है तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। अगर लिखा हुआ है क्लोरीन मेरे किस में है? एक्सेस में, मतलब क्या होगा? बहुत है मेरे पास, सनलाइट आती रहेगी, क्लोरीन के अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपको रिएक्शन में कुछ भी नहीं गिवन है तब तो आप क्या करोगे? ये आपने बना के छोड़ दिया, यहाँ पर एक्सेस लिखा हुआ है तो हम क्या रुक जाएंगे? मोनो हैलोजिनेशन पे रुक जाएंगे, एक रिप्लेस किया, ठीक है। बट अगर क्लोरीन के नीचे एक्सेस लिखा हुआ है तो यहां से मैं एक ही चीज समझूंगा, क्या? क्लोरीन बहुत है, और अब क्या होगा मेरा? पॉली हैलोजिनेशन होगा, जितने हाइड्रोजन है सारे हट जाएंगे और हर की जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको लिख लो। नहीं, ये तो टूट गया ना। अगर क्लोरीन टूटेगी, देखो अब क्या होगा? अगर क्लोरीन भी टूटती है, Cl डॉट Cl डॉट H डॉट H डॉट, वापस से तो HCl ही बनेगा ना, चाहे वो यहाँ कंबाइन करे यहाँ करे, हर जगह HCl ही बनेगा, तो प्रोडक्ट तो HCl। सर जैसे हम 2Cl ले रहे हैं, कहाँ पे? जो दूसरी reaction- यहाँ पर 2 मोल लेगा। नहीं Cl2 ले रहे हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं, हम्म। तो रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में भी 2Cl आ रहे थे। कहाँ पर? अरे ये जो है ना तेरे पास, हाँ। यहाँ का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके एक, ये HCl तो पहले से है ही, अच्छा। ये एक और बन गया है, ठीक है ना? ये मैंने HCl एज इट इज नहीं लिखा यहाँ पर, अच्छा। मैंने बोला है सिर्फ मैंने जब इसका रिएक्शन करवाया, ये एक मोल तो था, ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 मोल HCl बनेगा, ठीक है? तो ओवरऑल जब रिएक्शन होगा तो मेरे पास फिर 4 मोल HCl बनेगा, ठीक है? मैंने बस इसका बताया, इसका आगे बताया, ये HCl तो रहेंगे ही रहेंगे। लिख लो इसको फटाफट, मोनो हैलोजिनेशन और पॉली हैलोजिनेशन करके। रिएक्शन लिखोगे तो इसके नीचे लिखना है यहाँ पर एक्सेस, और यहाँ पर क्लोरीन के नीचे एक्सेस लिखना है, बस। जैसे उसके नीचे एल्केन के नीचे लिखा है ना एक्सेस, और यहाँ पर इसके नीचे लिखा है क्लोरीन के नीचे, ये ध्यान रखना, तभी पॉली हैलोजिनेशन होगा, तभी मोनो हैलोजिनेशन।
ठीक है, लिखो आप हेडिंग डालो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, distribution of product in monohalogenation, distribution of product in monohalogenation, in monohalogenation। यहाँ लिखो amount of product, amount of product is decided by two factors, amount of product is decided by two factors। देखो जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट क्या होता है ना, आपको जब वो रिएक्शन देते हैं, या तो एक तरीका होता है आप याद रखो, दूसरा तरीका होता है आप निकाल सको। तो वैसे तो ये बीएससी के अंदर पढ़ाया जाता है, जब केमिस्ट्री में आपको होता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बट बहुत ही आसान सा तरीका है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे रिएक्शन कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। इवन आपने देखा होगा बुक के अंदर लिखा था नहीं 20% बनता है या 80% बनता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका कितना अमाउंट बनेगा। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, इसके अंदर लिखना पहला फैक्टर है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, इसमें लिखना नंबर ऑफ, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, जिसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपको अलग अलग कंपाउंड देता हूं, पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, ठीक है, ऐसे एक कंपाउंड लिखा हुआ है। अब इसका यूज क्या आता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए हम फाइनली किस चीज पे पहुंचने वाले हैं। अगर जब मेरे को इस कंपाउंड का बोला गया CH3 CH2 CH3, उन्होंने बोला भाई आप इसका क्लोरीनेशन करवा दो, तो क्लोरीनेशन से क्या समझ में आता है हमको, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक हैलोजन लगा देंगे, ठीक है। बट अब हाइड्रोजन में ये वाला हटाऊं या ये वाला हटाऊं या ये वाला हटाऊं, देखो ये दोनों तो सेम ही है, चाहे कहीं से भी हटा हुआ, ठीक है। तो ये तो एक चीज ऐसे हो सकती है CH3 CH2 CH2 Cl लग जाए, और दूसरी चीज हो सकती है CH3 CH3 में बीच वाले एक हाइड्रोजन को हटा दूं। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, दोनों के IUPAC नेम भी क्या होंगे, अलग होंगे, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग होंगी। बट हुआ तो दोनों में मोनोहैलोजेनेशन ही है, एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक क्लोरीन को लगा दिया। ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कैसे है 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये वापस से कैसा है मेरा 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड। तो जो मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, ये वाला हटाऊं, 1 डिग्री वाला हटाऊंगा तो ये बन जाएगा, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा वहां क्लोरीन लगा दूंगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कौन सा हटाऊंगा इसको डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है, अगली बार सुनिए, ताकि हमें पता चलेगा मेरे को कौन सा हाइड्रोजन हटाना है। ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, किसका कितना परसेंटेज होगा, क्या चीज होगी, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास कैसा है 1 डिग्री कार्बन है, एक डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है मेरे पास 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसे है मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है। अब मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 यहां पर 3 यहां पर, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हटा सकता हूं मैं भाई, इन तीनों में से भी कोई सा हाइड्रोजन हटा सकता हूं। यहां पर ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन तीनों में से भी मैं कोई सा भी हटा सकता हूं। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मेरे पास 2, ठीक है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर देखो तो बोलोगे 1 डिग्री के लिए तो 6 है और 2 डिग्री के कितने हैं 2। एक और कंपाउंड एग्जांपल लेते हैं CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। इसे बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 9, 3 6 9, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? और मेरे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं
1 सिर्फ एक ये 3 बन हो गया मेरे पास। एक और देखते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड दे रखा है मुझे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है और यहां से भी हट सकता है कि नहीं? तो देखो ये 1 डिग्री है, ये कितना है? 1 डिग्री। ये कैसे है? 3 ये कैसे है? 2 और ये कैसे है मेरा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री से अलग है, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री से अटैच है और ये वाला 1 डिग्री किससे अटैच है? 2 डिग्री से अटैच है। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम वो वाले 1 डिग्री लिख रहे हैं जो मेरे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। कितने हैं? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 6। फिर हम लोग लिखते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? एक ही है। फिर लिखते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो मेरे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब वो वाले 1 डिग्री हाइड्रोजन जो 2 डिग्री से कनेक्टेड है वो कितने हैं? 3 है। इस तरह से आपको लेना है। यहां पर देखो ये वाला 1 डिग्री भी 2 डिग्री से कनेक्टेड था और ये वाला भी 2 डिग्री से कनेक्टेड था, इसलिए हम लोगों ने एक साथ कैलकुलेट करके 6 लिख दिया। यहां पर ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब लोग 3 डिग्री से कनेक्टेड थे, इसलिए सबको एक साथ कैलकुलेट करके 9 कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो तरीका होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। आपको सिर्फ ये नंबर कैलकुलेट करके लिख लेने हैं कि कितने नंबर आएंगे। इसको लिखो फटाफट नोटबुक के अंदर। क्या? हाँ, ये तीनों बनाओ, फटाफट लिखो। ये इसी के बाद लिखना है सर। इसको लिख लो, फिर उसको लिखो फटाफट। जैसे मैं लिखा वैसे लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या चीज लिखी हुई है। ये तो पहले ये लिख रही है यहाँ तक। चलो पहले समझते हैं। अगर मेरा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, आज जब मैं हेलोजिनेशन करवा रहा हूँ तो फ्लोरिनेशन हाइड्रोजनेशन तो कराता नहीं, या तो क्लोरिनेशन कराऊंगा या फिर ब्रोमिनेशन कराऊंगा। अगर मेरा 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसका रेट होता है 1, ठीक है, जिस स्पीड से वो रिएक्टिविटी करता है। अगर 2 डिग्री होगा तो 3.8 और 3 डिग्री होगा तो 5, ठीक है। अगर ब्रोमिनेशन कराऊं 1 डिग्री है तो 1 की स्पीड से करेगा, 2 डिग्री है तो 82 की स्पीड से और 3 डिग्री हुआ तो 1600 की स्पीड से करेगा वो रिएक्शन। तो ये उसका रेट है, कितनी तेजी से वो रिएक्शन करता है। आगे बात समझ में? जो अमाउंट बनेगा वो प्रोबेबिलिटी इनटू रिएक्टिविटी। अगर देखो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी कितनी? 6, तो लिखूंगा 6। और मैं क्या करवा रहा था? क्लोरीनेशन करवाता हूं 1 डिग्री की ये वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 6 × 1 लिख दूंगा तो 6 आ जाएगा। दूसरा 2 डिग्री देखूंगा तो मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूं, 2 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है? 3.8, तो 2 × 3.8 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7.6। 1 पे तो कितना आ रहा है? 6, इस पे 7.6 आ रहा है, तो ज्यादा किसका आ रहा है? 2 डिग्री का। चलो आगे करेंगे, पहले इसको लिखो आपको अभी समझ में आ जाएगा।
इस साइड का लिख लिया ना आपने, कोई लिख रहा है इस साइड का, लिख लिया, यस लिख लिया। क्लियर बात है? अब सामने देखो, ध्यान से देखो, मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, एल्केन है, क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, दो ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखो, ये कितना डिग्री है मेरे पास? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये मेरे पास 1। तो यहाँ देखोगे आपके पास तो दो ही तरीके के हाइड्रोजन है, या तो 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, ये वाला भी मेरा 2 डिग्री से, तो ये सब एक जैसे हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा या फिर 2 डिग्री। दो तरीके के हाइड्रोजन है, इसीलिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो। दो तरीके का हाइड्रोजन है, इसलिए क्या बनेंगे मेरे दो। अगर मैं 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता हूं तो ये बन जाएगा। मोनो हाइड्रोजनेशन है कि नहीं है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो, या फिर हम 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये बन जाएगा। अब मुझे क्या पता चलेगा भाई ज्यादा अमाउंट में कौन बन रहा है, कम में कौन बनेगा? तो या तो याद रखो, और वो तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कितनों को याद रखेंगे, तो तरीका होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, ठीक है। अब देखो, मैं जब 1 डिग्री पहला वाला ये बनाया हमने, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस डाल देते हैं, ये मेरा सेकंड केस। तो जब मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो देखो अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी इनटू रिएक्टिविटी। तो A1 जो अमाउंट बनेगा वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 डिग्री के लिए 4, 2 डिग्री वाला चेंज किया ना, तो 4 इनटू, अब देखो क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीनेशन में 2 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 3.8, ये कितनी वैल्यू होगी? 32, ये 15.2, ठीक है, 32 होता है ना, तो 12 ऐड हो गया इसमें, ठीक है, 15.2 आ गया इसका अमाउंट। अब मैं निकालता हूँ सेकंड वाले के लिए उसका अमाउंट A2। 1 डिग्री वाला चेंज हुआ है, कितने हाइड्रोजन थे? 6। रिएक्टिविटी कितनी होती है क्लोरीनेशन में 1 डिग्री की? 1। तो इसका अमाउंट कितना बनेगा? 6। अब खुद ही बताओ, ये अमाउंट किससे ज्यादा दिख रहा है? इसका दिख रहा है, तो मतलब मेरे पास ये कैसा बनेगा? मेजर, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये बनेगा मेरा कैसा? वो आपसे ये भी पूछ सकता है, भाई आप मुझे परसेंटेज बताओ कि किसका कितना परसेंटेज बनेगा, तो हम बोलेंगे बहुत आसान काम है, परसेंटेज A1 निकालना अमाउंट का, तो A1 का अमाउंट कितना है? 15.2 अपॉन टोटल अमाउंट ये करते हैं ना, तो कितना होगा? 15.2 प्लस 6 इनटू 100 कर देंगे, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। A2 का परसेंटेज बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? A2 का अमाउंट 6 अपॉन टोटल 15.2 प्लस 6 इनटू 100 कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ 79 या 71 के आसपास आता है, ऐसे ही कुछ आता है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों का क्या कर सकते हैं? परसेंटेज भी बता सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये वैल्यू वैसे आएगी, ये होगा 71 के आसपास, 71%, और ये होगा 29% के आसपास। तो हम बता सकते हैं भाई मेजर बनेगा 71%, और ये मेरे पास बनेगा 29%।
समझ में आ गया कैसे करना है ये? कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब मैं साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको घर से करने हैं। आपको मेजर माइनर भी बताना और परसेंटेज भी बताने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। जो क्लोरीनेशन किया था उसी का ब्रोमिनेशन, इसका क्लोरीनेशन भी करोगे, ब्रोमिनेशन भी करोगे, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा और उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके लाना है। प्रोडक्ट भी क्या? प्रोडक्ट करना है। हाँ, कुछ नहीं करना ना, हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा लेना, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लेना। ये लिख लो और फिर कल ये 3 क्वेश्चन करके लाना। कल ये सारे यहाँ तक के रिएक्शन पहले लिखवाऊंगा मैं आपसे, फिर आगे पढ़ेंगे।